हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द ये दोनों ही एक ही चीजों के नाम हैं। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं। मैं आप लोगों को ये है भाग 2 और भाग 1 भी एक वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ। उसमें हमने बहुत सुंदर तरीके से पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द इसे क्यों कहा गया है, ये बहुत विस्तार से समझे थे। और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को शामिल किया गया था जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार वो रिपीट होते हैं। तो आप लोगों ने यदि भाग 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग भाग 1 वीडियो भी जरूर देख ले, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक बात मैं फिर से कह देती हूँ, कोई भी बच्चे हो, चाहे वो स्कूली बच्चे हो, बोर्ड देने वाले बच्चे हो, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत रामबाण के रूप में साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने सर्च करके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले पर्यायवाची शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द माने जाते हैं, उन सभी शब्दों को मैंने भाग 1 और भाग 2 वाले वीडियो में शामिल किया है। मैंने आप लोगों को भाग 1 में बताया है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। आज फिर से मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आखिर है क्या? पर्यायवाची जो कि है पर्याय, मतलब एक शब्द है और बहुत सारे शब्द हैं जो एक शब्द का अर्थ है बहुत सारे शब्दों के भी वही अर्थ होंगे। जैसे हम कहें कि हमारा एक नाम है और उसी हमें ही कई जगह नामों से पुकारा जाता है। तो नाम तो कई सारे होते हैं लेकिन पुकारे हमें ही जाते हैं। तो वैसे ही एक ही शब्द है जिसके एक अर्थ और उसी अर्थ वाले कई सारे शब्द होते हैं, इसलिए उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और कई शब्दों के अर्थ एक होते हैं, समान होते हैं, इसलिए उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों ही एक ही होते हैं। अब हम लोग फिर से इसके जितने भी शब्द हैं, इंपॉर्टेंट शब्द, उन सबको देखेंगे और उन सब के जितने पर्यायवाची बनते हैं उन सबको याद भी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे पर्यायवाची शब्दों के मामले में यह भ्रम है कि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको हमें सिर्फ याद करना है, दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने आपको भाग 1 वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि पर्यायवाची शब्द रटने की चीज नहीं बल्कि नियम के अंतर्गत उसे समझने की जरूरत है। यदि उस किस नियम से पर्यायवाची शब्द बनाए जाते हैं, आप इस चीज को जान लें तो पर्यायवाची शब्द आपके लिए कभी भी रटने का विषय नहीं रहेगा। तो आप लोगों ने यदि भाग 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि पर्यायवाची शब्द बनाए कैसे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को जितने भी पर्यायवाची शब्द इस वीडियो में है सबसे परिचित करवाती हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने भाग 1 में भी और भाग 2 में भी जितने शब्द हैं उनके गुणों के आधार पर अध्याय वाइज बांटा है। यहाँ है हमारा अध्याय 1 जिसमें प्रकृति और जीवन। तो प्रकृति और जीवन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले है आकाश। आकाश ये एक ऐसा शब्द है जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, बोर्ड देने वाले बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे सबसे ज्यादा इस शब्द को वो देखते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। यदि आप लोग क्लास 8, 9, 10 में है या फिर 12 में है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम एग्जाम में ये शब्द मिलते हैं। तो आकाश, इसका पर्यायवाची क्या होगा? आसमान, नभ, गगन, फलक, व्योम, अंबर। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, शब्द दिया हुआ था व्योम और बहुत सारे शब्द थे, 4-5 शब्द थे और उनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है, और मैक्सिमम बच्चे गलत करके चले आए थे। उन्हें लगा कि व्योम क्या है, व्योम तो हम जानते ही नहीं है, तो वहां पर वो सभी कंफ्यूज हो गए। तो व्योम क्या है? आकाश का ही एक दूसरा नाम है। आसमान, नभ, गगन, फलक, व्योम, अंबर, ये सभी आकाश के पर्यायवाची। अब पृथ्वी, पृथ्वी का क्या होगा? सबसे पहले वसुधा, धरा, भूमि, जमीन, वसुधा। वसुधा 2 बार हो चुका है, इसे आप एक को काट दें। धरती, अवनी, वसुंधरा। एक बार दिया हुआ था अवनी,
और अंबर और अवनी, अंबर और अवनी ये किसके विलोम है? तो अवनी, अंबर और अवनी ये दिया हुआ था विलोम शब्द में कि ये किसके किसके विलोम है। तो अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश, ये आकाश और धरती का ही पर्यायवाची है और उसके ही विलोम है। तो इस चीज को पूरा याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इसी से दिए जाते हैं। माता, माता, माँ, अंबा, जननी, अम्मा, अंबिका, धात्री, धात्री मतलब धारण करना, गर्भ धारण करती है इसलिए उन्हें धात्री कहा जाता है। तो माँ, अंबा, जननी, अम्मा, अंबिका, धात्री ये सब क्या है? माता का पर्यायवाची। पवन, पवन, पवन का पर्यायवाची वायु, समीर, हवा, मारुति, मारुति नंदन कहा जाता है हनुमान जी को। और मारुति नंदन उनका नाम क्यों है? क्योंकि मारुति का अर्थ होता है पवन, पवन का एक नाम है मारुति। और हनुमान जी पवन के भी पुत्र हैं, पवन देवता के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें मारुति नंदन कहा जाता है। बयार, बयार कहते बयार चल रही है मतलब हवा चल रही है, पवन। अनिल, अनल मतलब आग और अनिल का मतलब पवन। आंख, इसका पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, अंबक, दृष्टि। इसमें नेत्र, नयन, लोचन और दृष्टि ये तो आपको याद होगा क्योंकि आपने भी पर्यायवाची शब्दों से अपनी तैयारी कर रही होंगी, तो ये आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पे जो कठिन शब्द में आ जाते हैं चक्षु, अक्षी, अंबक, और मैक्सिमम एग्जाम में इसी तीन को पूछे जाते हैं, चक्षु, अच्छी और अंबक, ये आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान देने योग्य बात है, अनल मतलब आग और अनिल मतलब पावन, सॉरी पवन। ये अक्सर भ्रम पैदा करता है क्योंकि आपने याद कर लिया है अनिल और वहां पर आपको दे देगा अनल। आपको तो याद आएगा कि हमने अनिल 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 पवन के पर्यायवाची के रूप में पढ़ा था और यहाँ पर तो अनल है, तो आपको उस समय याद ही नहीं रहेगा कि आपने अनिल पढ़ के आए हो और आप अनल को पवन का पर्यायवाची बना देंगे। तो ये खूब भ्रम पैदा करता है बच्चों के बीच में, इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। आगे देखें, अध्याय 2 में है परिवार और परिवेश। परिवार और परिवेश मतलब कि एक ऐसी चीजें जो एक परिवार की तरह जुड़ी रहती है। परिवेश का अर्थ होता है वातावरण, एक पारिवारिक वातावरण तैयार करता है, उससे जुड़े कुछ शब्दों को हमने यहाँ रखा है जिसके पर्यायवाची याद करनी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले है उद्यान। उद्यान मतलब क्या होता है? बगीचा, हमारे जो बाहर का बगीचा होता है उसे उद्यान कहते हैं। तो वहां पर पेड़ पौधे वृक्ष ये सब क्या होते हैं? एक तरह से परिवार की तरह ही बंधे होते हैं। तो उद्यान का पर्यायवाची क्या होगा? बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन, गुलशन, फुलवारी। तो फुलवारी तो हम लोग जानते हैं, उपवन भी जानते हैं, बगीचा भी जानते हैं, बाग भी जानते हैं। बाग, बगीचा, उपवन, फुलवारी। रह गया आपका वाटिका और गुलशन, ये थोड़े कठिन लगते हैं बच्चों को, तो इसको ज्यादा बोलना है। वाटिका, गुलशन, वाटिका, गुलशन, ये सब क्या है? उद्यान के पर्यायवाची। बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन, गुलशन, फुलवारी। दूसरा है पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची बेटी। सबसे पहले तो बेटी याद रखना है। तनया, तनय मतलब बेटा और तनया मतलब बेटी। आत्मजा, आत्मजा पुत्री को कहते हैं। लड़की, पुत्री को ही लड़की भी कहते हैं। कन्या, ये सब तो आप जानते हैं। नंदिनी, सुता, तनुजा। तो बेटी, तनया, आत्मजा, लड़की, कन्या, नंदिनी, सुता, तनुजा। सुत, सुत मतलब बेटा। तो इस प्रकार आप याद कर लेंगे कि किस तरीके से पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देखिए, पुत्री का ही हो जाता है विलोम पुत्र, और पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ बेटी है, यहाँ हो जाएगा बेटा। यहाँ तनिया, यहाँ तनय। यहाँ आत्मजा, आत्मजा पुत्री को कहते हैं और आत्मज पुत्र को। लड़की पुत्री को, लड़का पुत्र को। सुता, सुता पुत्री को और सुत पुत्र को। नंदिनी कहाँ है? नंदिनी, नंदिनी, और यहाँ हो जाएगा नंदन। नंदक नंदन कदम्बरे तरु, धीरे धीरे मुरली बजा। नंदक नंद नंदन, तो बाबा नंद के पुत्र कौन है? कृष्ण भगवान, और उनके नंदन, नंद के नंदन मतलब कौन है? ये कृष्ण भगवान का नाम है। जैसे पार्वती नंदन, किनका नाम है? गणेश जी का।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। औरस, औरस मतलब पुत्र, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर आ जाता है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची, तो खग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, विहग, पंछी, पतंग, नभचर। खग आप जानते हैं, ख मतलब आकाश, ग मतलब गमन करने वाला, आकाश में गमन करने के कारण इसे खग कहा गया है। परिंदा आप जानते हैं, परिंदा आप कई बार पढ़े भी है, पक्षी को परिंदा कहा जाता है। चिड़िया, गगनचर, गगन में चरने वाले मतलब गगन में घूमने वाले। विहग पंछी, पतंग, नभचर, नभ मतलब आकाश, चर मतलब घूमना, नभ में आकाश में घूमने वाले। शरीर, शरीर का पर्यायवाची होगा देह, काया, वपु, तन, गात, बदन, अंग। तो देह, काया ये शरीर का पर्यायवाची, वपु, तन, गात ये भी शरीर का पर्यायवाची, बदन, अंग ये सब कुछ क्या है, शरीर का पर्यायवाची है। दोस्तों इसमें देह, काया, तन, अंग ये तो आपको याद होगा, ये आप याद रखेंगे। यदि आपको कहा जाएगा शरीर का पर्यायवाची लिखिए, तब आपके लिए आसान है। देह, काया, तन, अंग, ये बदन, ये सब कुछ आप याद रखेंगे, आप लिख लेंगे। लेकिन आपको वपु और गात इन शब्दों को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में शरीर का पर्यायवाची ना देकर आपको कहा जाएगा वपु का पर्यायवाची लिखिए, गात का पर्यायवाची लिखिए, इनमें से कौन से शब्द वपु का पर्यायवाची है। उस समय क्या हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। या शरीर लिखा रहेगा, पक्षी लिखा रहेगा, पुत्र लिखा रहेगा और पुत्री लिखा रहेगा, और कहा जाएगा कि गात इनमें से किस कौन से शब्द का पर्यायवाची है, उस समय क्या होगा, आप जानते रहेंगे तब तो आप कर पाएंगे। तो इसलिए हर समय जो कठिन लगने वाला शब्द है, थोड़ा अपरिचित लग रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन को देखकर हम भय ना खाएं, बल्कि डटकर उसका सामना करें। आगे देखेंगे, अध्याय 3 में हमने रखा है भूगोल और मानव। भूगोल और मानव मतलब धरती पर जितनी भी चीजें हैं, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, तो धरती पर आने वाली जितनी चीजें हैं उनका पर्यायवाची हमने तैयार किया है, और साथ ही साथ मानवों का, मानव का। तो सबसे पहले आ जाता है जंगल, जंगल, जंगल का पर्यायवाची वन, जंगल, ये यहाँ पर ये रिपीट हो गया है। कानन, विपिन, अटवी, कांतार, अरण्य। दोस्तों ये जो है जंगल का पर्यायवाची, यहाँ जंगल लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि यदि जंगल का दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने बोला जाता है, तो आप वन और जंगल मत लिखिएगा, ये गलत हो गया। ये मतलब जो शब्द को रखा जाएगा उस शब्द को आप यहाँ नहीं ला सकते हैं। आप वन, कानन, विपिन इस चीज को पूरा याद रखिएगा। अटवी, कांतार, अरण्य इन शब्दों को भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ये कम पूछे जाते हैं। अब है रात, रात का पर्यायवाची रात, निशा, रात्रि, निशी, रैन, विभावरी, रजनी, सरवरी। तो रात का पर्यायवाची कौन कौन है, निशा, रात्रि, निशी, रैन, विभावरी, रजनी, सरवरी। तो इसमें आपको रात्रि और विभावरी इस चीज को आप मान लेते हैं, रात्रि आपको याद है, बाकी आपको कठिन लगता है, तो आप याद रखिए निशा। मान लेते हैं आपकी कोई फ्रेंड है निशा, उसके नाम है, तो निशा याद रखिएगा, और निशा के साथ निशाकर कर लीजिए। तो ये बात आपको निशाकर ये तो चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो निशा। उसके बाद रैन, रैन मतलब भी होता है रात, और विभावरी, विभावरी का अर्थ भी रात होता है। रजनी, रजनी का भी अर्थ रात होता है, और सबसे कमाल तो ये सरवरी, सरवरी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसका नाम नहीं जानते हैं। तो रात का एक पर्यायवाची सरवरी भी है। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची पहाड़, अचल, सैल, गिरी, भूमिधर, मेरु, धराधर। तो पर्वत का पर्यायवाची आपको पहाड़ तो याद होगा, शैल याद होगा, गिरी याद होगा, और मेरु, मेरु भी बहुत बच्चों को याद रहता है। अगर आपको भी याद है तो बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अब आपको एक शब्द है यहाँ पर अचल, अचल मतलब पूरी तरह से टिक कर खड़े रहने वाला, किसी भी हाल में वो हिल नहीं सकता है, आप उसे डिगा नहीं सकते हैं। भूमिधर, भूमि को धारण करने वाले या भूमि को धरने वाले। मेरु, धराधर, धराधर का अर्थ होता है इस
पर्वत पर से जल की धारा बहती है, इसलिए उसे धराधर भी कहते हैं। अगला है नदी। नदी का पर्यायवाची सरिता, तरंगिनी, तटिनी, वाहिनी, निर्झरणी, तनुजा, सलीला। तो नदी का पर्यायवाची क्या रहता है? तो सरिता, तरंगिनी, तटिनी, तटिनी मतलब तट पर रहकर जो तटिनी मतलब इसका अर्थ हो जाएगा, मतलब नदी का जो तट होता है वो तो दोनों तरफ होता है और उसकी जो जल धारा है वो दोनों ही किनारों को छूती है। तो जब किसी नदी जल प्रवाह का दोनों तरफ तट हो उसे तटिनी कहा जाता है। तो नदी में क्या होता है? दोनों तरफ ही तट होते हैं, इसलिए उसका नाम तटिनी है। और वाहिनी, निर्झरणी, तनुजा, सलीला। सलील मतलब जल और सलीला मतलब जल का भंडार। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, सरिता, तरंगिनी, तटिनी, वाहिनी, निर्झरणी, तनुजा, सलीला। मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची तो आदमी, मानव, नर, मानुष, जन, मनोज। तो मनुष्य का पर्यायवाची क्या होगा? आदमी होगा, मानव होगा, नर होगा, यहां तक तो आपको याद है। उसके आगे मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, जन, मनोज। तो इस तरीके से मनुष्य का पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मनुष्य का पर्यायवाची में आदमी, मानव, नर, मानुष, मानुष को अभी रहने देते हैं, जन। आदमी, मानव, नर और जन ये तो आपको याद होगा। रह गया मानुष और मनोज। ये दो होते हैं जो बच्चों को याद नहीं रहते, इसे बार बार बोलना है, मानुष मनोज, मानुष मनोज। क्योंकि एग्जाम में आपको कौन से शब्द दे दिए जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एग्जाम में सबसे ज्यादा वही शब्द देते हैं जो कि बच्चे लोग छोड़ देते हैं। अध्याय 4 उसमें हमने रखा है वन्य जीव और तत्व। तो सबसे पहले है किरण। आप कहेंगे ये वन्य जीव तो नहीं है, नहीं वन्य जीव तो नहीं है लेकिन तत्व तो है। तो किरण इसका पर्यायवाची ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, अंशु, कर, मयूख। ये सब क्या है? किरण के पर्यायवाची। किरण मतलब प्रकाश, तो ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, अंशु, कर, मयूख ये सब जो है किरण के पर्यायवाची है। और इसमें ज्योति, रश्मि, प्रभा ये शब्द जो है आप आज भी याद रखे होंगे। और ये सभी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लाइफ में, डेली लाइफ में इसको बोलते रहते हैं। लेकिन दीप्ति, अंशु, कर, मयूख ये क्या है? थोड़े कठिन है, लेकिन इसे बार बार बोलना है। बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगी। अगला है हाथी। हाथी का पर्यायवाची गज, हस्ती, मतंग, वारण, कुंजर, दंती। तो हाथी का पर्यायवाची क्या है? गज, हस्ती, कुंजर। ये जो तीन है, गज, हस्ती, कुंजर, ये तीन हाथी का पर्यायवाची। और ये तीन मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये थोड़े आसान है। आप निजी जीवन में बहुत बार इसे सुनते भी हैं और आप खुद बोलते भी हैं। लेकिन मतंग, वारण, दंती ये आप नहीं सुने हैं, ना तो आपने शायद पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो अब आप इसे याद रखिएगा कि ये सारे शब्दों को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। विशाल, विशाल का पर्यायवाची विराट, महान, बड़ा, दीर्घ, महा, बृहत। तो विशाल का पर्यायवाची में विराट, विशाल का विराट, महान, बड़ा, यहां तक तो आपको याद रहेगा, विराट, महान, बड़ा। लेकिन उसके आगे है दीर्घ, महा, बृहत। मतलब यहाँ पर दीर्घ, महा, बृहत ये ऐसा कठिन शब्द टाइप का लगता है कि लोग क्या करते हैं, इसे ज्यादा पढ़ते नहीं है। और मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। पिछले साल के एग्जाम में या बंगाल सेट के एग्जाम में ये वाले शब्द दिए हुए थे, दीर्घ, कि दीर्घ किसका पर्यायवाची है। तो सबने लिख दिया बड़ा का। बड़ा भी का भी होगा, लेकिन वहां पर विशाल था और वो वहां पर कोई भी उसको अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि लोग इसे जानते बहुत कम है। फिर है सिंह। सिंह का पर्यायवाची केसरी, व्याघ्र, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, शेर। तो इसमें आपको शेर, वनराज, मृगराज ये शब्द तो आप लोगों ने सुना ही है, कई बार आप लोगों ने लिखा है। लेकिन केसरी, व्याघ्र, मृगराज, मृगेंद्र, मृगराज ये सारे शब्द जो है इसे आपको बार बार बोलना है। केसरी, व्याघ्र, मृगराज,
वनराज, मृगेंद्र, शेर। तो इस तरीके से याद रखना है। रोचक तथ्य क्या है, मृगेंद्र का अर्थ है मृग और इंद्र का अर्थ होता है राजा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मृग इंद्र। मृग इंद्र, तो मृग का अर्थ होता है हिरण और इंद्र का अर्थ होता है राजा। जहर, जहर जो कि आपने कहा कि मैम इसमें तो वन्य जीव है केवल पढ़ना है, तो फिर ये जहर यहाँ क्यों है, तो जहर यहाँ पर आपको तत्व भी लिखा हुआ है कि आप तत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जहर का पर्यायवाची क्या है, विष, गरल, हलाहल, कालकूट। तो जहर का पर्यायवाची आपको विष तो याद ही है, उसके साथ आपको याद करना है गरल, मतलब जहर में ह का अर्थ में है हलाहल जो कि विष का पर्यायवाची है। कालकूट, काल को काल मृत्यु का रूप धारण करने वाला, और वो एक मृत्यु का निवाला जिसको कहते हैं वो होता है कालकूट। तो जहर क्या होता है, इंसान की जान ही तो लेता है। तो जहर का पर्यायवाची हर समय याद रखना है विष, गरल, हलाहल, कालकूट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अध्याय 5 में प्रकाश, समय और ईश्वर। तो अब हम लोग इससे जुड़े हुए शब्दों को देखेंगे। आग, आग में हो जाएगा अग्नि, पावक, अनल, दहन, ज्वाला। ये जो अनल है, आप पेज नंबर 1 को याद करें, उसमें क्या था, पानी का पर्याय अनिल, हवा का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची अनिल था। और यहाँ पर हमें किसका पर्यायवाची याद करना है, तो आग का पर्यायवाची याद करना है। तो आग में, आग का पर्यायवाची में अनिल ना होकर अनल है। अग्नि, पावक, अनल, दहन, ज्वाला। दिन, दिन का पर्यायवाची वार, दिवस, दिवा, वार, प्रभात। यहाँ पर वार 2 बार आ चुका है, एक को आप काट दीजिएगा और अपने अनुसार ही लिखिएगा। तो दिन का पर्यायवाची वार, दिवस, दिवा, प्रभात। इस प्रकार दिन का पर्यायवाची तैयार होता है। तालाब, तालाब, तालाब का पर्यायवाची सर, सरोवर, तालाब, ताल, पुष्कर। ये तालाब का पर्यायवाची है। फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून, मंजरी। तालाब का पर्यायवाची आप लोग एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, सरोवर, तालाब, ताल, पुष्कर। फूल का पर्यायवाची कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून, मंजरी। ये फूल का पर्यायवाची है। भगवान का पर्यायवाची ईश्वर, प्रभु, जगदीश, नाथ, देवता। तो ये क्या है, ईश्वर की भगवान के पर्यायवाची। भगवान का पर्यायवाची कौन कौन होंगे, ईश्वर, प्रभु, जगदीश, नाथ, देवता। तो आप समझ गए हैं कैसे पर्यायवाची शब्द जो कि अपने परिवार से भी जुड़ा होता है वो काम के दौरान कैसे हमारी मदद कर देते हैं। जो कि हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि कौन कौन से एग्जाम में सबसे ज्यादा शब्द रिपीट होते हैं। तो भगवान का पर्यायवाची ईश्वर, प्रभु, जगदीश, नाथ, देवता, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। फूल का पर्यायवाची में कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून, मंजरी सभी इंपॉर्टेंट है। प्रसून और मंजरी ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा क्योंकि ये थोड़ा अलग शब्द है। स्कूली बच्चों के लिए उतना रिपीट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर जाएंगे, आप हायर एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको ये शब्द भी देखने को मिलेंगे। तालाब में सर, सरोवर, तालाब, ताल, पुष्कर, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। दिन का पर्यायवाची वार, दिवस, दिवा, वार, प्रभात। वार 2 बार रिपीट हुआ है, हटा देंगे एक को। इस चीज को आपको पूरा याद रखना है। इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे अध्याय 6 में अंधकार, आवास और संबंध। इसके ऊपर सबसे पहले अंधकार में अंधेरा, अंधेरा में तम, तिमिर, तमस, अंधकार, अंधियारा। ये अंधेरा का पर्यायवाची है। क्या क्या है, तम, तिमिर, तमस। तम, तिमिर, तमस, तम, तिमिर, तमस, अंधकार, अंधियारा। ये दोनों तो आप जानते ही हैं, अंधकार और अंधियारा हम लोग निजी जीवन में भी बोलते हैं। तम, तिमिर, तमस, ये आपको याद रखना है। अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी है। तो घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी है, ये क्या है, अश्व का पर्यायवाची। मित्र, मित्र का पर्यायवाची दोस्त, सखा, यहाँ शाखा आ गया है, आप सखा रखेंगे, एक को हटा देंगे। साथी, सहयोगी, संगी। तो दोस्त, सखा, साथी, सहयोगी, संगी, ये क्या है, मित्र का पर्यायवाची। हवा, हवा का पर्यायवाची वायु, पवन, समीर, वात, समीरन। तो यहाँ पर वायु, पवन, समीर, वात, समीरन, ये सब क्या है, हवा का पर्यायवाची। इसमें आपको वायु, पवन और समीर
ये 3 तो आपको याद होंगे, लेकिन वात समीकरण ये आपको याद नहीं होंगे। इसे हर हाल में याद करना है क्योंकि एग्जाम में इस बहुत ज्यादा ये शब्द देखने को मिलते हैं। घर, घर का पर्यायवाची सदन, आवास, गृह, आलय, निवास। आलय कैसे आप याद रखेंगे? तो विद्यालय, बहुत सारे गौशाला, इस तरीके से आप याद रखेंगे कि घर का पर्यायवाची आलय है। तो सदन, सदन भी घर का पर्यायवाची, आवास घर का पर्यायवाची, गृह घर का पर्यायवाची, आलय घर का पर्यायवाची और निवास वो घर का पर्यायवाची है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यही यहाँ पे लिखा है कि हवा और पवन पेज 1 के पर्यायवाची लगभग समान है। यह रिवीजन के लिए बेहतरीन है। शाखा यहाँ सखा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, शाखा नहीं सखा। सखा जो है वो सखा दोस्त का पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन हवा और पवन को क्यों समझाया गया विशेष रूप से? क्योंकि अनिल और अनल, तो अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का पर्यायवाची होता है आग, वो आग का पर्यायवाची है। और यहाँ पर हवा और पवन ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ये लगभग एकदम समान भी है। इसलिए रिवीजन के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको हवा भी पूछ लिया जाता है और पवन भी पूछ लिया जाता है। कई बार कहा जाएगा कि पवन के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, कई बार कहा जाएगा हवा के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और इन्हीं दोनों में से कोई एक शब्द लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि किसका पर्यायवाची है, तो आपको उस समय याद रखना है। और अनिल और अनल इसको तो विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो इस तरह के क्वेश्चन देते ही है। आगे देखें, अध्याय 7 में सत्ता, प्रकृति और पशु। तो यहाँ पर है सबसे पहले राजा, राजा का नरेश, भूप, नरेंद्र, महीपति। राजा का पर्यायवाची क्या है? नरेश, भूप, नरेंद्र, महीपति। मही मतलब पृथ्वी, पति मतलब मालिक, पृथ्वी का मालिक कौन है? राजा। मित्र, सखा, दोस्त, सुहृदय, मित्र, स्नेही। तो मित्र तो यहाँ है ही, यहाँ पर आप इस मित्र को काटिए। तो सखा, दोस्त, सुहृदय, स्नेही ये सब क्या है? मित्र के पर्यायवाची। वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची बरसात, वर्षा, मेघा, जलधारा, पयोधारा। तो वर्षा जो कि मेघों के छाने पर बारिश होती है उसको आप बरसात भी कहिए। तो यहाँ पर फिर से वर्षा रिपीट हुआ है, इसे हटा देंगे। मेघा, मेघ से उत्पन्न होती है इसलिए वो मेघा है। जलधारा, वो जल की धारा के रूप में धरती पर आती है इसलिए वो जलधारा है। और पयोधारा, तो पयो का अर्थ होता है पानी और धारा मतलब धारा, वो पानी की धारा के रूप में धरती पर आती है इसलिए उसका नाम वर्षा है। तो इस तरीके से भी आप वर्षा का पर्यायवाची याद कर पाएंगे, जलधारा, पयोधारा, वर्षा, बरसात। गाय, गाय का पर्यायवाची धेनु, गौ, सुरभि, कामधेनु, गांव। तो गाय का पर्यायवाची धेनु, गौ, सुरभि, कामधेनु, गांव ये सब क्या है? गाय के पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आप सत्ता, प्रकृति और पशु, तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे कि राजा का पर्यायवाची क्या है, मित्र का पर्यायवाची क्या है, वर्षा का पर्यायवाची क्या है, गाय का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाय का पर्यायवाची है क्योंकि गाय के पर्यायवाची बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्षा, राजा ये सभी इंपॉर्टेंट है और जितने सारे शब्द मैंने यहाँ आपको दिए हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को याद कर लीजिएगा। गाय का पर्यायवाची धेनु, गौ, सुरभि, कामधेनु, गांव ये सारे जो शब्द है वो गाय के पर्यायवाची है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पर्यायवाची शब्दों की जो ये वीडियो है यही समाप्त हुई। इन वीडियो में मैंने जितने सारे शब्द बताए हैं और उन शब्दों के जितने पर्यायवाची शब्द हमने बताए हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए भूल कर भी एक भी शब्द को छोड़कर आप लोग छोड़ने की कोशिश ना करें, ना उसे इग्नोर करने की कोशिश करें क्योंकि एग्जाम में ये सारे शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा क्लास यही समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दें और जितनी जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय।